नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कुछ और नए वन वर्ड्स हैं जो आज करने वाले हैं रिगार्डिंग योर एसएससी एग्जाम्स, प्लस आपके बाकी के एग्जाम्स में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि वोकैबलरी का सेक्शन है और वोकैबलरी किसी पर्टिकुलर एग्जाम तक सीमित नहीं रहती है। चलिए देखते हैं। पहला आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो गया होगा एंड फर्स्ट वन वर्ड ऑफ टुडेज क्लास इज कि टू लेंथ्स ऑफ रोप वुड और मेटल with cross pieces used for climbing up and down walls। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है टू लेंथ्स ऑफ रोप, यानी कि रोप की या वुड की या किसी मेटल की, है ना। दो लेंथ की बात कर रहा है। दो लेंथ मतलब आप समझे, ऐसे पैरेलल कोई चीज है लेंथ वाइज, है ना, और उसकी ये बात कर रहा है विथ क्रॉस पीसेस, यानी इस तरीके से बना हुआ है जो कि क्लाइंबिंग अप और डाउन, या तो ऊपर चढ़ने के काम आता है या फिर ये नीचे उतरने के काम आता है। तो आप सब जानते हैं, आप इसे क्या कहते हैं, हिंदी में सीढ़ियाँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये एक्चुअली आपसे सीढ़ियों का ही पूछना चाह रहा है। तो हम सीढ़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैडर कहते हैं। देखो स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, जो ये स्टेयर्स वर्ड है ना, ये भी रिलेटेड टू सीढ़ियाँ ही है, लेकिन ये रोप की, वुड की या मेटल की नहीं है, यानी ये टेम्पररी नहीं है। ये तो आप अपने घर के अंदर आपके पत्थरों वत्थरों की ही बनवाते हैं, तो स्टेयर्स नहीं होगा। रेलिंग नहीं होगा क्योंकि रेलिंग तो जंगला है जिसको पकड़ करके आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। स्टेप्स तो वो हैं जो आप लेते हैं, कहते हैं ना अपन ने इतने स्टेप्स चले, कदम को बोलते हैं स्टेप्स। तो यानी कि ये तो मेरे से सीढ़ियों के लिए पूछ रहा है। परमानेंट सीढ़ियां हैं तो वो स्टेयर्स है, लेकिन अगर वो टेम्पररी है, रोप की या वुड की या मेटल की बनी हुई है, तो वो क्या कहलाती है, लेडर कहलाती है। तो माय राइट आंसर इज लेडर। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी दूसरी वस्तु के लिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, असेंशियल होता है, नेसेसरी होता है, उस व्यक्ति को कहते हैं इंडिस्पेंसिबल। तो इंडिस्पेंसिबल का क्या मतलब है कि ये व्यक्ति है, ये वस्तु मेरे लिए क्या है, असेंशियल है। ये व्यक्ति है, ये वस्तु मेरे लिए क्या है, नेसेसरी है। या मैं हिंदी में कहूं तो ये व्यक्ति है, ये वस्तु मेरे लिए क्या है, जरूरी है। तो वो जरूरी, असेंशियल या नेसेसरी को ही हम क्या कहते हैं, इंडिस्पेंसिबल। इनडेलिबल का क्या मतलब है, जिसको आप मिटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, यानी दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, वो क्या कहलाता है, इनडेलिबल, कैन नॉट बी इरेज्ड। इनएफेबल क्या होता है, इनएफेबल का मतलब है जिनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, यानी इनएक्सप्रेसिबल, जिसको आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, शब्दों में उसको रूप दे ही नहीं सकते। तो जिन्हें शब्दों में रूप नहीं दिया जा सकता या वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं इनएफेबल। और इनफॉलेबल क्या है, जिससे कोई गलती ही ना हो, कहते हैं ना इनकेपेबल ऑफ डूइंग मिस्टेक्स, यानी कि इससे कोई गलती नहीं होती है। तो इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जिससे कोई गलती ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉलेबल। ठीक है, तो माय राइट आंसर इज इंडिस्पेंसिबल, यानी एक व्यक्ति या वस्तु जो मेरे लिए क्या है, जरूरी है। असेंशियल और नेसेसरी का सिनोनिम हो गया इंडिस्पेंसिबल। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु रॉब्स शिप्स, देखो जो है ना जहाजों की चोरी करते हैं। तो अगर आप सबने ये मूवी देखी, हॉलीवुड मूवी, तो वो पायरेट्स है। पायरेट्स का मतलब ही क्या है, ये वो चोर उठाए गिरे या लुटेरे हैं जो कि किसकी लुटे, मतलब किसको लूटते हैं, ये शिप्स वगैरह को अटैक करते हैं और फिर उसको रॉब करते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन हु अटैक्स एंड रॉब शिप्स एट सी, वो क्या कहलाते हैं, पायरेट्स। तो यानी रॉब्स शिप्स। लेकिन रॉबरर्स कौन है, जो लुटेरे हैं, नॉर्मल चोरी जो करते हैं। बैंडिट्स क्या है, ये डाकू के लिए यूज करते हैं। और डेकॉइट्स जो हैं वो अगेन आपके डाकू या लुटेरे हैं। तो ये तीनों भी चोर ही हैं, लेकिन ये शिप्स की चोरी नहीं करते हैं। तो शिप की चोरी करने वाले को हम क्या कहते हैं, पायरेट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, यानी कि धीरे धीरे, जो कि कहते हैं ना चल रहा है नदी में से, और ये नदी किसकी है, रिवर ऑफ आइस है, यानी बर्फ का धीरे धीरे बहना, उसे हम क्या कहते हैं, तो बर्फ के धीरे धीरे बहने को हम कहते हैं ग्लेशियर। कहते हैं ना भाई भाई पहाड़ों पे से ग्लेशियर का पानी जो है वो आ रहा है, तो बर्फ का धीरे धीरे बहना इज नोन एज व्हाट, ग्लेशियर। टाइफून क्या होता है, टाइफून एक तरीके से ये मान लीजिए आप बहुत ज्यादा जायंट ना स्टॉर्म है, यानी कि कहते हैं ना हवाओं का तेज तेज बहना,
जो कि डिस्ट्रक्शन करता है। तो सीधी भाषा में हम इसे आंधी तूफान कहते हैं ना। तो जब हवाएं बहुत तेज तेज बहती हैं और क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है, वो टाइफून कहलाता है। ब्लिजर्ड क्या होता है, ब्लिजर्ड है बर्फ का तूफान, है ना, बर्फ का बहना नहीं है, ये बर्फ का तूफान है। नॉर्मल आंधी तूफान को टाइफून कहते हैं और बर्फ के तूफान को हम ब्लिजर्ड कहते हैं। मैम एवलांचे क्या होता है, एवलांचे भी लार्ज मास ऑफ स्नो या आइस ही है, जो कि है ना धीरे धीरे माउंटेन्स की साइड से बहते हुए आते हैं, वो कहलाते हैं एवलांचेस। तो ये स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टनर इन क्राइम, देखो इसने खुद ने क्राइम नहीं किया है, ये सिर्फ क्राइम में आपका क्या है, पार्टनर है। तो क्राइम में पार्टनर को हम बोलते हैं अकम्प्लिस। अकम्प्लिस यानी कंपनी करने वाला, जिसने आपकी क्या की है, दी है, कंपनी दी, और ये कंपनी किस में दी है, क्राइम में दी है। तो अ पार्टनर इन क्राइम इज नोन एज व्हाट, अकम्प्लिस। अमेचर क्या होता है, इसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी सुना था, मैंने आपको कहा था जो नौसिखिया है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी है, जिसने अभी अभी कोई काम सीखा है, स्किल्ड नहीं है, प्रोफिशिएंट नहीं है, जिसके लिए मैंने आपको वर्ड नोवाइस भी बताया था, उसे हम अमेचर कहते हैं। एजेंट आप जानते ही हैं, एजेंट होता है किसी काम को करने का सहायक। अलीबी क्या होता है, अलीबी एक तरीके से बहाना है जो कि आप बना रहे हैं काम को अवॉइड करने के लिए या काम से बचने के लिए, वो कहलाता है अलीबी। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, अकम्प्लिस, यानी कि क्राइम में आपका क्या देने वाला, साथ देने वाला पार्टनर। आगे बढ़ते हैं। अ वेरी लार्ज इम्प्रेसिव रेजिडेंस, यानी बहुत बड़ा आपका घर है रहने के लिए। तो बहुत बड़ा जो घर होता है ना रहने के लिए, उसे बंगला कहते हैं, हवेली कहते हैं, और इंग्लिश में उसे मेंशन कहते हैं। तो हवेली को या बंगले को हम लोग किससे जानते हैं, मेंशन से। इग्लू क्या होता है, इग्लू जो होता है ना वो बर्फ से बना हुआ जो घर होता है ना, यानी हाउस मेड ऑफ स्नो। तो बर्फ का घर क्या कहलाता है, इग्लू। केबिन आप जानते ही हैं, है ना, केबिन एक स्मॉल वुड का जो आप देखते होंगे रहने का टेम्पररी हाउस होता है जो रिमोट एरियाज में बनता है। कॉटेज क्या होता है, कॉटेज है सिटी से दूर अगर आपका कोई घर है, जिसको आप बेसिकली झोपड़ी टाइप ही कहते हैं। तो सिटी से या टाउन से दूर अगर आपने कोई घर बना रखा है ना, वो क्या, स्मॉल हाउस जिसको कहते हैं घर, सिटी से बाहर, वो कॉटेज कहलाता है। तो मेंशन इज अ लार्ज और बिग इंप्रेसिव रेजिडेंशियल हाउसेज नोन एज मेंशन। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेन टॉक को क्या कहते हैं। अब ये प्रोफेन टॉक मतलब, प्रोफेन टॉक का मतलब होता है बेकार की टॉक। बेकार की टॉक मतलब ऐसी बातें जो क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है, निंदा करती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली ये है ना, प्रोफेन टॉक में आप है ना बड़े बड़े लोगों की या स्पेशली गॉड को क्रिटिसाइज करते हो, है ना, तो वो गॉड को क्रिटिसाइज करना इज प्रोफेन। तो उसी को हम ब्लास्फेमी भी कहते हैं। तो ब्लास्फेमी इज व्हाट, ईश्वर की निंदा करने वाला, है ना। तो ईश निंदक जो होते हैं ना, या ईश निंदा करने वाला जो होता है, ईश्वर की निंदा करने वाला, वो क्या कहलाता है, ब्लास्फेमी। एल्केमी क्या है, एल्केमी एक तरीके से आप ये मान ले, जो ओल्डन यानी मेडाइवल टाइम की जो केमिस्ट्री है या मेडाइवल टाइम की जो साइंस है, केमिकल साइंस है, वो पढ़ना इज एल्केमी, और जो इसको पढ़ता है वो कहलाता है एल्केमिस्ट। ऑरिगैमी क्या होता है मैम, ऑरिगैनो नहीं है जो पिज्जा पे डाल के खाते हैं, नहीं, ये ऑरिगैमी है। ऑरिगैमी इज जापानीज आर्ट है ये एक तरीके से, और ये जापानीज आर्ट क्या करती है, या इस जापानीज आर्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो इस जापानीज आर्ट में हम जो पेपर होते हैं ना, पेपर उसको फोल्ड करते हैं। तो फोल्डिंग पेपर की आर्ट है, यानी आप पेपर को फोल्ड कर करके और उससे कोई डेकोरेटिव है ना शेप्स बना रहे हो, मतलब उससे कोई आर्ट आप शो कर रहे हो, है ना। तो पेपर को फोल्ड करके जो डेकोरेटिव शेप्स या फिर फिगर्स बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑरिगैमी कहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ जापानीज आर्ट एंड इन दिस आर्ट वी फोल्ड पेपर एंड क्रिएट इट इनटू अ डेकोरेटिव शेप्स एंड फिगर्स। व्हाट इज पॉलीगैमी, तो पॉली इज मेनी एंड गैमी का मतलब होता है मैरिज, है ना। तो यानी जिसने बहुत सारी क्या की हो, शादी की हो, वो क्या कहलाता है, पॉलीगैमी। यानी मोर देन वन अगर मैरिज कोई करता है तो दैट इज पॉलीगैमी एंड द पर्सन इज नोन एज पॉलीगैमिस्ट। तो यहाँ पर प्रोफेन टॉक को, बेकार की टॉक को, क्रिटिसाइज टॉक को वी नोन एज एट ब्लास्फेमी। तो राइट आंसर इज ब्लास्फेमी। आगे बढ़ते हैं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, देखो वैसे भी जिन वर्ड्स के पीछे फोबिया आता है वो सारे रिलेटेड टू फियर ही होते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड्स रिलेटेड टू फियर हैं। पर पहले पढ़ते हैं कौन किसका फियर है, फिर अपन अपने आंसर पे जाते हैं। तो एक्रोफोबिया, एक्रो इज हाइट, है ना, एक्रो इज हाइट, तो फियर ऑफ हाइट इज एक्रोफोबिया। कैसे याद रखेंगे आप, देखो ये लिखा है ए,
और ये लिखा है क्रो। आपने देखा क्रो जो होते हैं ना वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो क्रो है ना उसको फोबिया है। काई का फोबिया है भाई? ज्यादा ऊंचाई पे, हाइट पे जाने का फोबिया है। तो फियर ऑफ हाइट इज नोन एज एक्रोफोबिया। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, तो फियर ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोफोबिया। निक्टो, तो निक्टो जो वर्ड है ना दिस इज रिलेटेड टू डार्कनेस। तो कईयों को रात में अंधेरे में डर लगता है, कहते ना यार तू मेरे साथ चल अंधेरा बहुत हो रहा है, तो दैट फोबिया ऑफ डार्कनेस इज नोन एज निक्टो। एंड व्हाट इज हेमो? तो यार हैम वर्ड जो है ना दिस इज रिलेटेड टू ब्लड, तो ब्लड फियर, कहते हैं ना किसी को खून देख के ये ना डर लगने लग जाता है, तो दैट ब्लड फियर इज हेमो। तो यहाँ पर हेमो इज ब्लड, निक्टो इज डार्कनेस, हाइड्रो इज वाटर एंड एक्रो इज हाइट। अब इसने आपसे क्या पूछा है? फियर ऑफ डार्कनेस, तो डार्कनेस के लिए मेरा राइट आंसर विल बी निक्टोफोबिया। आगे बढ़ते हैं। अ स्टेट गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल, देखो बुढ़े लोगों के द्वारा जो क्रेसी यानी कि गवर्न किया जाता है, रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अगेन जिन वर्ड्स के पीछे क्रेसी आता है, ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू रूलिंग, है ना, ऑल दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू शासन। अब देखते हैं कौन सा शासन है। तो ऑटो का मतलब है स्वतः शासन, यानी सेल्फ गवर्नमेंट, खुद ही अपने आप को क्या मान लो, हेड मान लो और रूल करना स्टार्ट कर दो। ब्यूरो इज रिलेटेड टू ऑफिसर्स, यानी जब ऑफिसर्स शासन करते हैं तो दैट इज ब्यूरो। जीरन वर्ड जो है ना दिस इज रिलेटेड टू ओल्ड, तो जब ओल्ड पीपल के द्वारा शासन होता है तो दैट इज नोन एज जिरोंटोक्रेसी, और यही मेरा आंसर होगा। और डेम वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? पीपल, तो जब शासन पीपल के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है, तो दैट क्रेसी इज नोन एज डेमोक्रेसी। तो जैसे जो हमारे इंडिया में क्रेसी है दैट इज व्हाट? डेमोक्रेसी। वी इलेक्ट आवर मिनिस्टर या वी इलेक्ट आवर हेड एंड फिर वो गवर्न करता है। तो यहाँ पर ओल्ड पीपल के द्वारा जो शासन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिरोंटोक्रेसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब आपको है ना मोटा हो जाने का डर है एंड जिसकी वजह से आपने क्या किया? आपने खाना पीना ही बंद कर दिया, बोले मैंने तो खाना पीना ही नहीं है। तो ये जो ऑब्सेसिव डिजायर है किसकी? रिफ्यूज कर देने की, खाना खाने की और वेट को लूज करने की, तो ये जो ऑब्सेसिव डिजायर होती है ना इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया। और ये बेसिकली गर्ल्स में होती है ना, जिसको एपेटाइट फिर हो जाता है, यानी आगे चल के क्या हो जाता है? इनको डिजीज हो जाती है। तो यानी कि मोटे होने के डर के कारण, इट्स अ फियर ऑफ गेटिंग फैट, जिसकी वजह से खाना खाना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, और फिर क्या आ जाती है? कमजोरी आ जाती है। तो ये जो कमजोरी उनके अंदर आई है ना, ये कमजोरी क्या कहलाती है? एनोरेक्सिया कहलाती है। तो मेरा राइट आंसर इज एनोरेक्सिया, लेकिन बाकी वर्ड्स भी देखेंगे। जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज व्हाट? डिस्लेक्सिया। ये जो डिस्लेक्सिया है ना ये क्या है कि आपको है ना पढ़ने के अंदर है ना डिफिकल्टी होती है, यानी आपको एक ऐसा डिसऑर्डर है एक तरीके से, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं लर्निंग डिसऑर्डर। और इस लर्निंग डिसऑर्डर के कारण आपको क्या होता है? आपको होता है पढ़ने में डिफिकल्टी। तो दिस लर्निंग डिसऑर्डर रिजल्ट्स इनटू व्हाट? डिफिकल्टी इन रीडिंग। तो दिस डिफिकल्टी इन रीडिंग इज नोन एज व्हाट? डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट है एस्फिक्सिया। दिस एस्फिक्सिया इज व्हाट? जब आपको इनफ ऑक्सीजन ना मिले, और जब आपको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आपका कहते हैं ना सफोकेशन होने लग जाता है। तो दैट सफोकेशन, व्हाई यू आर गेटिंग सफोकेटेड? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो सफोकेशन होता है दैट इज एस्फिक्सिया। एंड व्हाट इज पायरेक्सिया? दिस पायरेक्सिया इज जो आपको बुखार हो जाता है। क्यों होता है ये बुखार? जब आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो दिस रेज्ड इन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर रिजल्ट्स इनटू फीवर एंड दिस इज नोन एज पायरेक्सिया। तो एनोरेक्सिया इज माय राइट आंसर, जिसमें खाना खाना रिफ्यूज कर देते हैं वेट लॉस के कारण और कमजोरी आ जाती है। दिस इज एनोरेक्सिया। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, मतलब आप जो है ना किसी आर्ग्यूमेंट में कोई साइड ही नहीं ले रहे हो, आप तो चुप हो। यू आर नॉट टेकिंग आइदर ऑफ द साइड, आपको मतलब ही नहीं है कि कौन क्या क्या बोले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि यार ये तो बाद में एक हो जाएंगे, हम बीच में फंस जाएंगे। तो ये जो होता है ना कि यू आर नॉट टेकिंग एनी साइड मीन्स आप पार्शल नहीं हो, उसको कहते हैं इम्पार्शल। इन्वॉल्व में तो फिर आप इन्वॉल्व हो रहे हो, नेचुरल आप जानते हो, और बायस्ड इज व्हाट? आप पार्शल हो रहे हो। तो जब आप साइड ले ही नहीं रहे हो तो यू आर व्हाट? इम्पार्शल। अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, बहुत तेज तेज जो पानी बहता है उस तेज पानी के बहने को हम क्या कहते हैं? तो पहले वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। फिशर का क्या मतलब होता है? जो दरार आ जाती है ना, क्रैक आ जाता है ना, वो दरार या क्रैक को हम कहते हैं फिशर। क्वेक क्या? वोल्केनो आप जानते हैं क्या होता है? वोल्केनो इज ज्वालामुखी, क्वेक इज व्हाट? शेकिंग या ट्रेबलिंग। इसीलिए जब अर्थ की ट्रेम्बलिंग होती है, ट्रेम्बल मीन्स व्हाट? कप कपाना।
तो जब अर्थ की ट्रेमलिंग होती है या शेकिंग होती है तो वो कंपन जिसको अपन कहते हैं ना, तो जब अर्थ की होती है तो हम अर्थ क्विक कहते हैं, पर किसी और की हो तो दैट इज क्विक। टोरेंट क्या होता है? टोरेंट है फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तेज तेज पानी का बहना इज नोन एज व्हाट? टोरेंट। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट इज यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, यानी जब आपके दोनों हाथ बराबर चले इक्वल स्किल से सॉरी, तो ये वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियोस में कराया था, ऑप्शंस के अंदर ये वर्ड था, एंड दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब यही होता है बोथ, एंड डेक्स का मतलब होता है हैंड्स। तो जब आपके दोनों हाथ इक्विवेलेंट चले, बराबर चले, तो दैट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। माय राइट आंसर इज एम्बीडेक्स्ट्रस। अनस्किल्ड इज जब आप किसी भी चीज में निपुण ना हो, आपको नहीं आता है, दैट इज अनस्किल्ड। लेफ्ट हैंडेड जो लेफ्ट हैंड से लिखता है, और इन एक्सपर्ट भी अगेन अनस्किल्ड ही है, जो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं है। तो माय राइट आंसर इज एम्बीडेक्स्ट्रस। हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, जिनके अंदर कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? देखो, जिसके अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो तो एथिकल होता है। तो एथिकल में तो इसके पास मॉरल वैल्यूज है ना, तो जिसके पास मॉरल वैल्यूज है तो दैट इज तो एथिकल, है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड है इनअवेयर, अनअवेयर, यानी कि जो अवेयर ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि क्या अवेयरनेस है, या जागरूक नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा। माय राइट आंसर इज अनस्क्रप्यूलस। अनस्क्रप्यूलस का क्या मतलब होता है? जो कहते हैं ना बेशरम है ना, जिसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है। डिसऑनेस्ट ये पर्सन है ना, बदतमीज है, तो दैट बदतमीज, बेशरम, इन सब के लिए हम वर्ड क्या बोलते हैं? अनस्क्रप्यूलस। और मिस्चीवियस होता है शरारती, यानी आपकी ऐसी शरारत जो दूसरों के लिए क्या बन जाए? ट्रबल बन जाए, तो दूसरों को क्या करे? हार्म करे। तो आपकी ऐसी शरारत जो दूसरों को ट्रबल या हार्म करे, वो शरारत क्या कहलाती है? मिस्चीवस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपके रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में ये वर्ड आता है। तो माय राइट आंसर इज अनस्क्रप्यूलस, जिसका मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, यानी जब कोई चीज कंबाइन होकर के एक पूरा बना लेती, जैसे मैं अगर एक बात कहूं कि ये एक हाफ सेमी सर्कल और ये एक हाफ सेमी सर्कल है, और जब आपने इसे कंबाइन कर दिया तो ये एक पूरा सर्कल बन गया। यानी कोई चीज बिखरी हुई थी और जोड़ करके पूरी बन गई, तो बिखरी हुई को तो स्कैटर बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं मेरा आंसर, है ना। डिसजॉइन का मतलब भी यही हो गया, जो ज्वाइन नहीं है, तो जो ज्वाइन हो जाए उसे हम कहते हैं इंटीग्रेट। तो माय राइट आंसर इज व्हाट? माय राइट आंसर इज, नहीं, इंटीग्रेट नहीं कहेंगे इस, हाँ इंटीग्रेट, यानी कि किसी चीज, क्योंकि डिसजॉइन का मतलब तो ज्वाइन नहीं है, तो इंटीग्रेट एक तरीके से आप ये मान ले ज्वाइनिंग, है ना, किसी चीज को कंबाइन करना। तो मैं ज्वाइन बोल लूँ, कंबाइन कर लूँ, और ये जो ज्वाइन और कंबाइन है, इससे ऐसा नहीं कि अभी भी कोई हिस्सा बच गया है, नहीं नहीं, ये पूरा कन्वर्ट हो गया है, तो दैट इज इंटीग्रेट। डिसजॉइन इसका उल्टा हो जाएगा, स्कैटर भी इसका उल्टा हो जाएगा। क्रिएट का मतलब तो बनाना ही हो गया, तो कंबाइन क्रिएट नहीं होता है ना, क्रिएट तो पूरा जीरो से बनाना ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो माय राइट आंसर इज व्हाट? इंटीग्रेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, यानी ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा केयरफुली की गई है, एंड प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं की है, तो इस वर्ड को भी हमने पहले किया हुआ है, मेटिकुलस। मैंने आपको कहा था क्वेश्चस, यानी बहुत ध्यान पूर्वक किसी काम को करना, ऐसे नहीं अबड़ तबड़ में कुछ भी कर दिया, नहीं। मेटिकुलस, इसको मैंने आपको मिट्टी से याद कराया था कि मिट्टी में क्यों हमें ध्यान से खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप मिट्टी में ध्यान से नहीं खेले तो फिर आपके लग जाएगी, गिर जाओगे, फिसल जाओगे। गैरुलस क्या होता है? गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातूनी जो होते हैं ना, तुम टॉकेटिव बोल लो, इसके लिए एक वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियोस में लॉक्वाशियस भी पढ़ाया हुआ है। तो जो बहुत ज्यादा वेरी टॉकेटिव जो होता है, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, उन्हें कहते हैं गैरुलस। टिम्यूल्टिनस क्या होता है? टिम्यूल्टिनस वर्ड जो होता है ना, ये कहलाता है जो कंफ्यूज्ड नॉइज है, यानी ऐसी नॉइज जो आपको परेशान करिए। कैकोफनी, इसके लिए हमने पिछली वीडियो में वर्ड किया था, यानी कि ऐसी वॉइस जो आपको परेशान कर रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही, कंफ्यूज कर रही है, वो कहलाती है टिम्यूल्टिनस। और ये वर्ड है ट्रेम्यूलस। जो ट्रेम्यूलस वर्ड है ना, ये किसी भी चीज की शेकिंग या क्विवरिंग के लिए यूज होता है, पर स्लाइटली, बहुत तेज तेज शेक नहीं हो रहा है, तो शेकिंग जो धीरे धीरे हो, शेकिंग स्लाइटली, वो क्या कहलाता है? बहुत ट्रेम्यूलस। अभी मैं इसको थोड़ा सा रिलेटेड टू क्वैक बोल सकती हूँ, पर क्वैक में शेकिंग थोड़ी ज्यादा तेज होती है, ट्रेम्यूलस में थोड़ी कम होती है। माय राइट आंसर इज मेटिकुलस, जिसका मतलब क्या है? वेरी केयरफुल। आगे बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स या डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा दैट रिप्रेजेंट्स, यानी कि आपकी ड्राइंग या डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन जो किसी भी आर्टिस्ट के वर्क को क्या करता है? डिफाइन करता है या बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हम जो कैरी करते हैं ना अपनी ड्राइंग्स या डॉक्यूमेंट्स को, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं।
जो कि मेरी स्पेशलिटी बताएगा, जो कि ये बताएगा कि मैं किस चीज़ में निपुण हूँ, जो कि ये बताएगा कि मुझे क्या चीज़ अच्छे से आती है। तो दैट इज माई पोर्टफोलियो। प्रोफाइल तो ये है कि मेरी प्रोफाइल ये बताती है मैं क्या हूँ, जिसको आप सीवी भी कहते हैं। स्केच यानी जो मैंने ड्रॉ किया है वो स्केच है। एंड व्हाट इज डॉइजर? तो डॉइजर इज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना, यानी कि जो मेरे कलेक्शन है किसके, डॉक्यूमेंट्स के। तो डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन किसी इवेंट के हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डॉइजर। तो डॉइजर इज नॉट रिलेटेड टू ड्रॉइंग्स, तो ये नहीं होगा, स्केच भी नहीं होगा, प्रोफाइल भी नहीं होगा। तो माई राइट आंसर इज व्हाट, पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, यानी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेंड कर रहे हो जो आप ही के जैसा है ना। आप ही के जैसा है का मतलब आपकी कैटेगरी का ही है। जैसे अब देखो, गाय जो है वो गायों के साथ ही रहती है, भैंसे भैंसों के साथ, यानी हॉर्स हॉर्स के साथ, लायन लायन के साथ, इंसान इंसान के साथ। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जब लोग साथ साथ रहते हैं तो इसको हम क्या, सोशिएबल भी कहते हैं, यानी कि एक ही टाइप के लोग सोशियबली साथ में रहना। और इसी को हम ग्रेगेरियस भी कहते हैं। तो ग्रेगेरियस इज द वर्ड कि आप अपने ही टाइप के लोगों के साथ या अपने ही टाइप के जानवर के साथ जब जो रहते हैं उसे कहते हैं। व्हाट इज जेनाइल? तो जेनाइल इज कॉर्डियल, कहते हैं ना इससे मेरा बहुत कॉर्डियल रिलेशन है। मैम व्हाट इज कॉर्डियल? तो कॉर्डियल का मतलब है मेरा इससे कैसा रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, या फिर इसी को ही आप चीयरफुल भी कह सकते हैं। तो जब किसी के साथ आपके हेल्दी रिलेशंस होते हैं, मैं हेल्दी रिलेशंस भी कह सकती हूँ, तो जब किसी के साथ हेल्दी रिलेशंस होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कॉर्डियल होते हैं, और इसी को आप हार्मोनियस भी कह सकते हैं। तो हार्मोनियस एंड जेनाइल बोथ आर द वन थिंग, ठीक है। तो फ्रेंडली नेचर, पीसफुल नेचर, कॉर्डियल नेचर, चीयरफुल या हेल्दी रिलेशंस आर नोन एज जेनाइल एंड हार्मोनियस। व्हाट इज कॉन्ग्रुअस? तो कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जब आप किसी से है ना कोई एग्रीमेंट में बंधे हुए हो, या फिर किसी से अगेन हार्मनी है, एक तरीके से बंधुत्वता है, मित्रता है किसी एग्रीमेंट के थ्रू, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुअस। तो एक तरीके से ये तीनों वर्ड्स मोर और लेस आपस में सिनोनिम्स ही है, सिमिलर है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ग्रेगेरियस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेगेरियस? एक ही टाइप के लोगों का एक साथ रहना, लोग हो सकते हैं, जानवर हो सकता है, यानी एक कम्युनिटी के लोगों का एक साथ रहना, जिसको हम सोशिएबल भी कहते हैं। तो दैट इज ग्रेगेरियस। आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, अगर आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, यानी आप बार बार अपनी जगह बदल रहे हैं। तो अगर कोई इंसान बार बार अपनी जगह बदलता है तो उसी को हम कहते हैं माइग्रेशन, है ना। और हमने इसी से रिलेटेड वर्ड इमाइग्रेशन भी सुना है ना। और इसी से हमने रिलेटेड वर्ड इमाइग्रेशन का मतलब तो दूसरी कंट्री को छोड़ करके हमारी कंट्री में आना, और ऐसे ही हमने वर्ड सुना है हमारी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाना, है ना। तो दिस आना इज इमाइग्रेशन एंड दैट इज नोन एज एक्समाइग्रेशन। यहाँ पर वर्ड है माइग्रेशन, यानी आपने सिर्फ एक जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह पर गए हो। नाउ व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन? तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग, डाइवर्सिफाई का मतलब भी अलग अलग होता है, जिसको आप डिफरेंट कहते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हुई है मेरे साथ, तो दैट डिफरेंट डिफरेंट इज डाइवर्सिफिकेशन। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है? तो एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपने आप को किसी न्यू क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या करते हो, ढाल लेते हो। तो वेन एवर यू अडेप्ट योर सेल्फ टू अ न्यू क्लाइमेट, तो दैट अडेप्ट या न्यू कंडीशंस बोल लूँ, तो जब हम अपने आप को न्यू क्लाइमेट या न्यू कंडीशन, जगह बदली है, हवा बदलेगी, पानी बदलेगा, तो ये जो न्यू क्लाइमेट और न्यू कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हो, ढाल लेते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्लिमाइटाइजेशन। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, जनसंख्या, आप जानते ही हैं। तो माइग्रेशन इज व्हाट, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों का या एनिमल्स का जाना। जैसे आपने देखा होगा जब सर्दियां आती है तो जो ठंड के बर्ड्स होते हैं वो हमारे कंट्री में आ जाते हैं, गर्मियां आती है तो गर्मियों वाले आ जाते हैं। तो ये जो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स हैं या लोगों का, दैट इज नोन एज माइग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीज, जब अगर कोई बीमारी हो जाए और उसकी हीलिंग से रिलेटेड, यानी उसके सही होने से रिलेटेड अगर हम वर्ड देखें तो आप कहते हैं मैं इसकी क्या ले रही हूँ, इसी वर्ड को हम लोग कहते हैं थेरेपी, बोलते हैं ना मैं इसकी थेरेपी ले रही हूँ। तो दैट थेरेपी इज नोन एज थेराप्यूटिक। तो थेराप्यूटिक का मतलब ही क्या है, ये एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जो किससे कंसर्न्ड है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस से, जो आपको उस डिजीज का क्या बताएगी, ट्रीटमेंट बताएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैं इसकी क्या ले रही हूँ, थेरेपी, यानी कि ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो एनी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर डिजीज, तो दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इज थेराप्यूटिक एंड एक्चुअली इट इज व्हाट, ब्रांच ऑफ मेडिसिन।
ये वो ब्रांच है मेडिसिन की जो आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में बताती है, और इस ट्रीटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, फिर थेरेपी कहते हैं। तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन इज थेराप्यूटिक एंड दैट ट्रीटमेंट इज नोन एज थेरेपी। प्रिवेंटिव मेजर्स तो आप जानते हैं, बचाव के लिए जो हम करते हैं। इम्यूनिटी भी हम जानते हैं, इम्यूनिटी यानी स्ट्रांगनेस। एंड व्हाट इज इनोक्यूलेशन? तो इनोक्यूलेशन होता है कि ये आप इम्यूनिटी है ना, किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए अपन पहले से ही टीकाकरण कर लेते हैं, यानी वो बीमारी हो उससे पहले ही हम अपनी इम्यूनिटी क्या कर लेते हैं, स्ट्रांग कर लेते हैं कि भैया हमें ये बीमारी जो है होगी ही नहीं। तो जब अपन अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लेते हैं पहले से ही, ताकि वो डिजीज हमारे अंदर एंटर ही ना हो, तो वो टीकाकरण क्या कहलाता है ना। जैसे देखा ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही हम उसे कई सारे टीकाकरण देते हैं, ताकि ये जो बीमारी, जैसे पोलियो का टीका लगता है ना, ऐसे बहुत सारी ट्यूबरक्लोसिस का लगता है। तो ये बीमारियों का टीका क्यों लग रहा है? ताकि आगे चलकर इसको ये बीमारी होगी ही नहीं। तो बीमारी के होने से पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए जो टीकाकरण दे दिया जाता है, या मैं ये कहूँ जो डोज दे दी जाती है, वही क्या कहलाती है, इनोक्यूलेशन। तो जब कोई डोज डिजीज लगने के बाद दी जाए, जब कोई ट्रीटमेंट डिजीज लगने के बाद दिया जाए, तो उसे तो कहते हैं क्या, थेरेपी, और दैट ब्रांच इज नोन एज थेराप्यूटिक। और जब डिजीज के लगने से पहले ही दे दिया जाए, दैट इज इनोक्यूलेशन। तो चलिए, ये आज के कुछ वर्ड्स थे जो अगेन हमने आज की क्लास में याद किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ और वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आपके एग्जाम्स जो अपकमिंग है, तो आपको उन सभी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ग्रामर की भी डिमांड की है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्द आपको ग्रामर भी इन्हीं लेक्चर्स में पढ़ाने की। ओके, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपके कमेंट्स हैं वो पढ़ती नहीं हूँ, मैं डेफिनेटली पढ़ती हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हम डेफिनेटली जो भी आपके कमेंट्स में टॉपिक्स आ रहे हैं वो मैं आगे चल के वीडियोज़ में कवर बिल्कुल करूँगी। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप इन वीडियोज़ को पढ़ते रहें, सुनते रहें, बार बार रिविजन पे रखें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।